सीनेट सरस्वती अकेडमी में आरती वर्मा आप सभी विद्यार्थियों को गुड आफ्टरनून। पेपर टू एजुकेशन शिक्षा शास्त्री क्लास में बात करेंगे PYQ की। यहाँ पे आप सभी विद्यार्थी देख सकते हैं 30 मिनट से हमने PYQ लिए हैं। तो यहाँ ये जो है 30 मिनट आपकी है शिक्षार्थी तथा अधिगम प्रक्रिया और सेकंड अध्याय से है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अमूर्त बुद्धि विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है। यह कथन किसका है ये आपको बताना है। ये टर्मन का है आपका। तो ये LM टर्मन, ये टर्मन जो है बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता के बारे में बताते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपका आता है निम्नलिखित में से क्या बुद्धि एक परिभाषा नहीं है। इसमें बताया गया है कि बुद्धि की एक परिभाषा नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता, ये आपका सही है परिभाषा। बुद्धि कार्य करने की बुद्धि है, ये भी आपकी सही है। सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है, ये भी सही है। यहाँ पे दिए गए हैं राजनीतिक सामाजिक एवं आर्थिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त युक्त ही बुद्धि है, ये आपका गलत ऑप्शन दिया गया है। तो ये इसमें आप इसको टिक करिएगा। और बुद्धि बहुत सी परिभाषाएं हैं बुद्धि की, आप सभी स्टूडेंट क्लास में देख लीजिएगा जो इसमें प्लेलिस्ट में है। और आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि बुद्धि जो होती है समायोजन और जो है मतलब समायोजन और सीखने तर्क करने की बुद्धि होती है, फ्रीमैन के अनुसार होती है। ठीक है, ये हमने एक परिभाषा आपको बता दिया है, यानी कि समायोजन सीखने और तर्क करने की जो है तर्क करने की एक विधि होती है। और इसके बाद देख सकते हैं बुद्धि का एक कारक सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया है। तो इसमें भी आप सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कि ये जो है विनय ने दिया है। ठीक है, गार्डनर ने, तो इनके भी बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है। तो इसी प्रकार से आप देख लीजिएगा। और बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जो है किसने दिया है, क्या है मतलब पूछा गया है। तो इसमें देख सकते हैं कि ये ऑप्शन आपके दिए गए हैं जिसमें बुद्धि अनेक तत्वों का समूह होती है एवं प्रत्येक तत्व में कई सूक्ष्म योग्यताएं निहित होती हैं। कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व सामान्य रूप से विद्यमान होता है। अगला ऑप्शन है व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, किंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है। डी आप देखिए सभी प्रकार की मानसिक क्रियाओं में 2 प्रकार की मानसिक क्रियाओं की आवश्यकता होती है, प्रथम सामान्य, द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता। तो ये आप जानते हैं बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जो है आपका जो है स्पीयरमैन ने दिया था, आपको पता होगा। तो इसमें जो है बताया गया कि सामान्य बुद्धि जो आपकी होती है ये जी होती है। ठीक है, यानी कि सामान्य बुद्धि जनरल बुद्धि यानी कि जी बुद्धि बोला गया था। ठीक है, और ये जो विशिष्ट बुद्धि है यस बोला गया था, यानी कि द्विकारक सिद्धांत के अंतर्गत जो है स्पीयरमैन ने बताया था आपको। ठीक है, तो ये स्पीयरमैन के अनुसार हो गया। और एक स्पीयरमैन ने जो है त्रिकारक सिद्धांत दिया था, वो भी आप सभी स्टूडेंट को पता होगा। तो जो त्रिकारक सिद्धांत दिया, ठीक है, त्रिकारक आप बोलिए या त्रिखंड का बोल सकते हैं सिद्धांत कारक, या आप त्रितत्व बोलिए, यानी कि त्रितत्व आप बोल सकते हैं। अलग अलग नाम होते हैं तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, हमने पढ़ाया है आपको। और इसमें जो त्रिकारक तत्व बोलिए, त्रिकारक तत्व या त्रिकारक बोल सकते हैं, या त्रि जो है तत्व बोल सकते हैं, त्रिखंड बोल सकते हैं, मतलब कुछ भी आप अपने हिसाब से जो इसमें हमने आपको पढ़ाया है उसमें से कोई भी एक नाम याद कर लीजिएगा, सारे नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, या 2 कारक सिद्धांत भी आप बोल सकते हैं इसको, द्विकारक के अंतर्गत आप 2 कारक भी बोल सकते हैं, त्रिकारक या 3 कारक का सिद्धांत, ये 3 कारक का सिद्धांत बोल सकते हैं। तो इसमें जो है ये 2 हैं आपकी जो योग्यता, तो इसमें एक आपकी लैंग्वेज जुड़ गई। ठीक है, तो 3 हो गई, यानी 3 कारक सिद्धांत। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ आगे देखिए बहुकारक सिद्धांत निहितार्थ है, यानी कि उद्देश्य समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है। बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका प्रयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। डी है विषयों को विभिन्न तरीके से प्रस्तुत किया जाए, जिसमें आपका सी विकल्प सही है। और अगला प्रश्न देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थॉमसन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका था गिलफोर्ड के पदानुक्रमिक सिद्धांत में निम्न में से कौन सा पद सम्मिलित नहीं है। इसमें पूछा गया है कि पद सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि गिलफोर्ड के पदानुक्रमिक सिद्धांत में निम्न में से कौन सा पद सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे आप बताइएगा कि ये नहीं सम्मिलित है। और इसके बाद आपका आता है ये मानसिक, यानी कि ये हो गया आपका मानसिक क्रिया, और एक हो गया मानसिक प्रक्रिया एवं बौद्धिक कार्य का 3 आधारभूत आयामों संक्रिया, सूचना सामग्री तथा उत्पादन में विभाजन किस मनोवैज्ञानिक ने किया है। तो ये आपको अच्छे से आता होगा, हमने ये पढ़ाया है तो आप सभी को पता ही है।
मानसिक प्रक्रिया एवं बौद्धिक कार्य का 3 आधारभूत आयाम संक्रिया, सूचना सामग्री, उत्पादन। तो गिलफोर्ड के अनुसार आपको पता है ये चीज़ें इतना, ठीक है। यानी कि इस पहला आयाम आपका जो है विषय वस्तु या विषय सामग्री कह सकते हैं, संक्रिया दिया गया और उत्पादन दिया गया, ठीक है। तो ये जानते हैं, तो किसने दिया है, जो गिलफोर्ड ने दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं मानसिक प्रक्रिया एवं बौद्धिक कार्य का 3 आधारभूत आयाम, यानी कि मानसिक क्रिया से संबंधित, ठीक है। फिर अगला आपका आता है प्रश्न यहाँ पे, सामाजिक बुद्धि की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है। तो ये आप जानते हैं कि E.L. थॉर्नडाइक हैं इसके, ठीक है। और अगला जो है देख सकते हैं आप प्रश्न, अगला प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, गिलफोर्ड के बुद्धि सिद्धांत के अनुसार संक्रियाओं के प्रकार को क्रमानुसार लगाएं। तो ये भी अभी जो हमने पहले इसके प्रश्न आपको बताए क्वेश्चन आंसर, तो उसी के अंतर्गत ये भी है। तो गिलफोर्ड के अनुसार है, तो बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार संक्रिया के प्रकार को क्रमानुसार लगाना है आपको। तो गिलफोर्ड बुद्धि का संरचना सिद्धांत बोल सकते हैं, या आप त्रिविमीय इसको जो है बोला जाता है, त्रिविमीय सिद्धांत या त्रिआयामी सिद्धांत नाम है आपके। तो जिसमें से त्रिआयामी जो अभी हमने पहले बताया, तो एक हो जाता है आपका विषय वस्तु या विषय सूचना, विषय वस्तु या विषय सूचना हो गया, और संक्रिया एक हो गया आपका, और दूसरा आपका थर्ड उत्पादन हो गया, उत्पाद, ठीक है। उत्पाद हो जाएगा, उत्पादक परिणाम कह सकते हैं। और इसमें पूछा गया आपसे संक्रिया, ठीक है, संक्रियाओं के प्रकार को क्रमानुसार। तो ये जो संक्रिया हैं यहाँ पे, तो इनको जो है क्रमानुसार आपको लगाना है। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि जो है पहले आपका आएगा संज्ञान आएगा, फिर स्मृति आएगा, फिर आपका जो है अभिसारी चिंतन आएगा, इसको परंपरागत चिंतन बोलते हैं, और इसको जो है अपरंपरागत चिंतन बोलते हैं अभिसारी को। लास्ट में मूल्यांकन आएगा, जिसमें आपका विकल्प ये दिया गया है सही, जिसमें एक गलत मिलान है इसमें। तो यहाँ पे आप मिलान कर लीजिएगा, जिसको फर्स्ट पे कर दीजिएगा, इसको 2 पे, इसको जो है 3rd पे, और इसको इस पे और 4th पे, ऐसे मिलान कर दीजिएगा। तो ये जो होता क्या है, अभिसारी क्या होता है, तो अभिसारी जैसे कोई समस्या है उसका केवल समाधान एक ही तरीके से हो, उसका हल एक ही हो। जैसे कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर हाँ या नहीं में हुई होगा। तो इस प्रकार से आप जान सकते, जैसे कोई समस्या दी गई है, ठीक है, कोई समस्या है तो उसका समाधान यानी कि उसका हल एक ही हो। और ये जो अपसारी है यानी कि जो है गैर परंपरागत, इसको जो है समस्या के अनेक समाधान हो सकते हैं। यानी कि कोई समस्या है तो उसका जो है बहुत तरीके से समाधान हो सकता है ऐसे, ठीक है। एक समस्या के जो है अनेक समाधान आप कह सकते हैं कि एक समस्या के, इसको कहते हैं एक समस्या के अनेक समाधान, और इसको कह सकते हैं एक समस्या का एक ही समाधान हो। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे परा घटक हो गया और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को सम्मिलित करता है। तो ये आपको पता है स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत है, यानी कि ये जो स्टर्नबर्ग हैं आपके, ठीक है, ये स्टर्नबर्ग इन्होंने जो है चरण दिए थे। तो चरण आपके हैं, इसमें इन्होंने बताए बुद्धि सिद्धांत बताए, बुद्धि के प्रकार बताए हैं, तो आप सभी को पता ही होगा। तो एक विश्लेषणात्मक बुद्धि की बात करी है, और एक जो है बात करी है सृजनात्मक बुद्धि यानी कि अनुभव बुद्धि। और ये जो विश्लेषणात्मक बुद्धि होती है उसको घटकीय बुद्धि बोलते हैं, घटक उप सिद्धांत बोल सकते हैं। और जो आपकी व्यवहारिक बुद्धि होती है यानी कि जो आपकी संदर्भिक बुद्धि होती है, ठीक है, तीसरी आपकी। तो इसी आधार पर इन्होंने बताया है, तो ये आपका आंसर सही हो जा रहा है बी। और स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत आप बोलिए, या त्रिचप्पाई इसको बोलते हैं, या त्रिस्तरीय बोल सकते हैं। सिद्धांत के अनुसार निम्न से क्या मानव बुद्धि तत्वों को सम्मिलित नहीं है। ये अभी जो हम बता रहे थे आपको, तो इसमें जो है आपका सम्मिलित नहीं है, तो ये समीक्षा सम्मिलित नहीं है, जिसमें आपका ये स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत के अनुसार जो है मानव बुद्धि तत्वों में सम्मिलित हैं। तो हैं यदि पूछा जाए तो आपको बताना है, ये फर्स्ट नंबर पे कूट आता है, फिर आपका जो है उपमान आता है, ठीक है, इसके बाद व्यवस्था आता है, इसके बाद जो है आपका उपयोग आता है, फिर अनुक्रिया आता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। इसके अगला प्रश्न आपका आता है, घटक उप सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में किसका संबंध प्रत्यक्षण संप्रदाय व पहचान से है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बी विकल्प सही है, निष्पादन घटक। तो जो ये
बस ये जो घटक है आपका घटक उपसिद्धांत यानी कि जो है सिद्धांत है इनके स्टर्नबर्ग के अनुसार, तो एक घटक उपसिद्धांत हो गया जिसे विश्लेषणात्मक बुद्धि बोलते हैं, एक अनुभवजन्य उपसिद्धांत हो गया, ठीक है, तो उसको जो है सृजनात्मक बोलते हैं, अनुभवजन्य बोलते हैं, और लास्ट में एक आपका और कौन सा आता है घटक, प्रासंगिक घटक, ठीक है, अनुभवजन्य और संदर्भिक, हाँ सॉरी संदर्भिक घटक आता है आपका एक, ये हो गया आपका जो है अनुभवजन्य यानी कि ये जो घटक उपसिद्धांत है, तो आपको तीनों हमने बता दिए। घटक उपसिद्धांत इसको जो है विश्लेषणात्मक बुद्धि या सिद्धांत बोल सकते हैं, एक अनुभवजन्य सिद्धांत हो जाता है, और एक आपका जो है संदर्भिक हो जाता है यानी कि व्यवहारिक बुद्धि या सिद्धांत कह सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है 1983 में बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये आपको पता है हार्वर्ड गार्डनर ने किया था। तो इसमें जो है बुद्धि 7 प्रकार की होती है और 2 प्रकार की जुड़ी हैं, प्राकृतिक बुद्धि, और एक बुद्धि जुड़ी है आस्तिक बुद्धि, ठीक है। तो यहाँ पे और देख सकते हैं हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन नहीं किया गया है। तो आपको बताना है कलात्मक बुद्धि का प्रयोग नहीं किया गया है। आप जानते हैं कि इसमें कौन कौन सी बुद्धि का प्रयोग किया गया है। एक मतलब तार्किक गणितीय बुद्धि का प्रयोग किया गया है, और एक भाषाई बुद्धि का प्रयोग किया गया है, और एक जो है संगीतात्मक बुद्धि का प्रयोग किया गया है, और एक जो है हाँ और आपकी जो है एक स्थायी बुद्धि का प्रयोग किया गया है, और ये जो नैसर्गिक बुद्धि इसको प्राकृतिक बुद्धि बोलते हैं, और एक ये जो है इसको क्या बोलते हैं, और एक आपकी आती है अंतः पारस्परिक जो है बुद्धि यानी कि इसको बोलते हैं अंतरा यानी कि इंट्रापर्सन, ठीक है। तो इंट्रापर्सन मतलब स्वयं से बात करना, खुद से बात करना, ठीक है। और एक होती है अंतर्वैयक्तिक यानी इंटरपर्सन। जो इंटरपर्सन होती है वो होती है नहीं सामाजिक तौर पे बात करने यानी कि मतलब एक दूसरे से संबंध या एक दूसरे से जो बातें हम करते हैं वो आता है एक दूसरे का व्यवहार, ठीक है। तो ये हो जाता है यानी कि डिटेल में क्लास में देख लीजिएगा। क्लास में पूरे वीडियो में हमने सारा अच्छे से बता रखा है। और इसमें देख सकते हैं तार्किक गणितीय बुद्धि किस सिद्धांत से संबंधित है। तो ये आपको पता है तार्किक गणितीय बुद्धि, अभी आपने यहाँ पे देखा ये तार्किक गणितीय बुद्धि हार्वर्ड गार्डनर ने दी है। जो ये सॉरी नहीं यही होगा। ये जो है तार्किक गणितीय बुद्धि ये जो है आपका हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार है। ये बहुबुद्धि सिद्धांत दिए हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है हार्वर्ड गार्डनर ने जो है जो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया, ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत। तो ये बहुबुद्धि सिद्धांत दिए, तो बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत ये जो है आपकी तार्किक गणितीय बुद्धि किस सिद्धांत से संबंधित है। तो ये जो है यहाँ से देख सकते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत, ठीक है। तो ये बहुबुद्धि सिद्धांत ये हो गया। तो ये जो है हार्वर्ड गार्डनर ने दी है। तो हार्वर्ड गार्डनर ने 7 प्रकार की बुद्धि दी है जिसमें जोड़ा है प्राकृतिक बुद्धि और आस्तिक बुद्धि, ठीक है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं और आशा करती हूँ कि आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। थैंक यू। अच्छे से अपना पढ़ाई करें, रिवीजन करते रहें। रिवीजन बहुत ज़रूरी है और आप सभी स्टूडेंट को पता है कि हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए। अभी जल्द ही आपने देखा सुनीता विलियम्स मैम को, उन्होंने कितने 8 दिन के लिए गई हुई थी अंतरिक्ष यात्रा पे, ठीक है, और वो 9 महीने बाद वापस लौटी हैं। तो कहने का आशय ये है हमारे कि आप भी कभी हिम्मत मत हारिए। आपके हिसाब से कुछ भी नहीं यहाँ पे चलने वाला है, ठीक है। तो जो होता है कहते हैं ना वो अच्छे के लिए होता है। तो आप अच्छे से अपना पढ़ाई करते रहें, रिवीजन करते रहें, वो सब प्राकृतिक पे छोड़ दें और अच्छे से पढ़ाई करें। और इस प्रकार से पढ़ाई करें कि जो है आपको कुछ बनना है। हमने भी कभी सोचा था कि हम अपना जो है एकेडमी चलाएँगे, मतलब कोचिंग सेंटर खोलेंगे, यही UGC नेट की मतलब 24 में हमने प्लान किया था कि हम चलाएंगे अपनी कोचिंग सेंटर, ठीक है। फिर बाद में हमने कोचिंग सेंटर मतलब ऑफलाइन ना चला करके हमने जो है इसी पे पढ़ाना स्टार्ट कर दिया अपना चैनल बनाकर। तो आशा करती हूँ कि आप सभी भी कुछ सीखेंगे। और ये जो हम बता रहे हैं आपको, तो कहने का मतलब ये है कि क्योंकि हर स्टूडेंट जो है थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं से वो परेशान रहता है, कोई परिस्थिति के हिसाब से, कोई किसी चीज़ से, कोई किसी चीज़ से। तो इसीलिए कहते हैं कि कभी हिम्मत मत हारिएगा, आज नहीं तो कल आप पास ज़रूर होंगे। और एक और बात कहना चाहूँगी कि कहते हैं शुरुआत करने के लिए महान होना ज़रूरी नहीं होता है, महान होने के लिए शुरुआत करना ज़रूरी होता है। जैसे कि आप शुरुआत करेंगे, जैसे आपको 50% आता है, 50% नहीं आता है, तब भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब आप स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे आप उसी हिसाब से अपना तैयारी करते रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे, या बिजनेस हो या आप कुछ भी जिस एरिया में आप काम करना चाहते हैं, तो नॉलेज बढ़ती रहेगी धीरे धीरे। तो आशा करती हूँ कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू। अच्छे से पढ़ाई करें।